वेलकम दोस्तों। और आज के सेशन में क्लास 12 केमिस्ट्री 4th यूनिट रासायनिक बलगतिकी और आज हम लोग बात करने वाले हैं आरएनए समीकरण पर। होती क्या है, मैं क्यों पढ़ूं और क्या मुझे सीखने को यहाँ से मिलने वाला है, मुझे क्यों जरूरत इसकी पढ़ने वाली है। तो आरएनए समीकरण से तक पहुंचने से पहले मैं आपसे बात करूंगा। मैंने आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ाया था द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, और वहीं पर मैं अभिक्रिया का वेग नियम भी पढ़ा चुका हूं। तात्कालिक अभिक्रिया का तात्कालिक वेग पढ़ाया था मैंने। तो वहां पर मैंने सिखाया था कि अभिक्रिया का वेग, ठीक है, इसका लिखा था अभिक्रिया के वेग नियम से कि t समय बाद, इस तरह लिखवाया था मैंने। डेरिवेशन किए थे ना जब हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के व्यंजक के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के व्यंजक के लिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के व्यंजक के लिए, तो बार बार लिखते रहे कि अभी t समय बाद अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है t समय बाद अभिकारक की सांद्रता के। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता की ये चीज आप लोगों ने पढ़ रखी है। इससे t समय बाद अभिक्रिया का वेग तात्कालिक वेग कह लीजिए, dx/dt में भले लिख रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा तो आप इसकी जगह पे अभिक्रिया का वेग लिख लो। dx/dt नथिंग, तो कुछ नहीं है, क्या ये अभिक्रिया का वेग है। अभिक्रिया के तात्कालिक वेग को इस प्रकार दिखाया जाता है, डिटेल्स में पहले दे चुका हूं। समानुपाती t समय बाद अभिकारक की सांद्रता, मतलब अभिकारक हो गया, कोष्टक लगाया मैंने तो ये क्या हो गया, अभिकारक की सांद्रता हो गई, और इसकी पावर लगेगी n। n क्या है, अभिक्रिया की कोटि। अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो पावर 0 हो जाएगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो पावर 1 हो जाएगी, और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो पावर 2 हो जाएगी। चलिए, dx/dt जैसा कि बताया जा चुका है, मैं सादा भाषा में लिख देता हूं कि अभिक्रिया का वेग, समानुपाती का चिन्ह हटाया तो स्थान क्या आ गया k, और यहां पर आ गया क्या, अभिकारक की सांद्रता की घात क्या, n। अब यहां पर ना अभिकारक की सांद्रता को स्थिर कर दिया जाए, यदि अभिकारक की सांद्रता को स्थिर कर दिया जाए मतलब इस चीज को कांस्टेंट कर दिया जाए, तो आप देख पा रहे हैं कि अभिक्रिया का वेग सीधे सीधे काय पर निर्भर कर रहा है, k पर। k क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। मतलब k का मान अगर ज्यादा होगा तो अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा, k का मान कम होगा तो अभिक्रिया का वेग भी कम होगा। यहां से हमने ये सीखा कि अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करना है तो अभिक्रिया के, चाहे हम अभिक्रिया के वेग का अध्ययन कर लें या वेग स्थिरांक का, एक ही बात है, क्योंकि वेग स्थिरांक अधिक है तो समझिए वेग अधिक होगा, वेग स्थिरांक कम है तो वेग कम होगा। तो अभिक्रिया के वेग का हम अध्ययन करेंगे, किस रूप से करेंगे, वेग स्थिरांक के रूप में करेंगे। अब आरएनए का काम स्टार्ट होता है। आरएनए ने क्या किया, आरएनए समझ गया था कि अभिक्रिया के वेग को समझना है, वेग स्थिरांक को समझिए। वेग स्थिरांक अधिक होगा तो वेग अधिक हो जाएगा, वेग स्थिरांक कम होगा तो वेग कम हो जाएगा। तो उसने क्या किया कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के पर ताप, है ना, केल्विन में लिया जाएगा, ठीक है, तो ताप के प्रभाव का अध्ययन किया। वो ये देख रहा था, ये स्टडी को, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, देखा कि ताप को बढ़ाने पर के पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताप को घटाने पर के पर क्या प्रभाव पड़ता है, भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं, बहुत सारे प्रयोग किए, और उन प्रयोगों के द्वारा उसने निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष यह था कि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक के है यह समानुपाती होता है एक्सपोनेंशियल EA/RT के। ये उसने निष्कर्ष निकाला, ठीक है। अब क्या समीकरण कहां से निकल के आएगी, क्या बनेगा, तो देखिए क्या काम किया। ये तो निष्कर्ष था उसका, अब यहाँ से समीकरण बननी शुरू होगी, फार्मूला बनेगा जिसका हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो k को मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा, स्थिरांक इस बार a आ जाएगा। इसे आवृत्ति गुणांक भी कहते हैं, आरएमएस फैक्टर भी कहते हैं। क्या मतलब है, ये बताएगा कि प्रति सेकंड टक्करों की संख्या कितनी है, मतलब टक्करें ज्यादा जल्दी हो रही होंगी, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आरएमएस फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी, धीमे धीरे हो रही होगी तो आरएमएस फैक्टर की वैल्यू कम होगी। तो k बराबर काय के हो गया, समानुपाती का चिन्ह हटा दिया, स्थिरांक k आ गया, एक्सपोनेंशियल माइनस EA/RT। अब इस प्रकार से फार्मूले को हल करने में प्रॉब्लम रहेगी तो आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, ये तो आरएनए की ओरिजिनल आरएनए की समीकरण होगी ओरिजिनल, ठीक है। अब इसका लॉग रूप क्या होगा, हम लॉग ले लेते हैं इसमें,
तो मैंने लॉग ले लिया, लॉग लेने पर क्या होगा, लॉग, चलो बेस भी लिख देता हूं मैं, लॉग बेस ई के, इधर भी लॉग लूंगा, लॉग बेस ई ए आ जाएगा, ठीक है। ये m मानिए और इसे मानिए n, तो आपने पढ़ रखा होगा फार्मूला, क्या पढ़ रखा है कि log m इंटू n अगर होता है तो log m इंटू n बराबर क्या लिखा जाता है, log m प्लस log n के होता है। तो वही चीज है, ये log m है और ये log n है, बीच में इंटू है, तो log m प्लस log n, मैं इस चीज को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो log m प्लस n बराबर log m इंटू n बराबर log m प्लस n होता है, वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो log m कर दिया प्लस, अब इसे मैं लिखूंगा log n, मतलब बेस तो ये है, ये e एक्सपोनेंशियल e a अपॉन RT आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आपने एक और फार्मूला पढ़ रखा होगा कि log m की पावर अगर n हो तो n पीछे रहता है, क्या लिख सकते हैं हम इसे, n log m लिख सकते हैं। उस फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, log बेस e के बराबर log बेस e a, ये माइनस प्लस, ये माइनस साइन है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस e a अपॉन RT आ जाएगा, और log बेस e और e हो जाएगा। जब आधार और ये दोनों चीजें समान हो जाएं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, मतलब log e टू बेस e बराबर 1 के हो जाएगा। इसे मैं 1 लिख दूंगा, तो 1 लिख दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, log बेस e के बराबर log बेस e a माइनस यहाँ बचने वाला के ये अपॉन RT, ठीक है। आपको फार्मूला याद करना है, बस ये समझना आना चाहिए आया कहां से, जिससे रटने से भविष्य में प्रॉब्लम आपको ना आए। दूसरी यहाँ पे चीज और समझिए कि log बेस e जो होता है वो 2.303 log बेस 10 के बराबर होता है, जिसे नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो मैं इसे log बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं log बेस 10 में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे गुणा करनी पड़ेगी कितने से, 2.303 से, इधर भी और इधर भी। तो मैंने गुणा कर दी, 2.303 से गुणा कर दी, तो गुणा करने से क्या नतीजा हुआ, log बेस e की जगह पे 10 आ गया। यहाँ भी 2.303 से गुणा कर दी और log जहां बेस e था वहां बेस 10 आ गया, माइनस e a अपॉन RT। अब मैं क्या चाहता हूं कि जो 2.303 है ये यहां से हट जाए, कैंसिल हो जाए। तो भैया पूरी समीकरण में कोई भी क्रिया हम दोनों ओर कर सकते हैं, पूरी समीकरण को मैं दोनों ओर भाग कर रहा हूं, कैसे, 2.303 से। जब इस नंबर को भाग करूंगा, कितने से भाग करूंगा, 2.303 से, इसे भी भाग करूंगा 2.303 से, इसे भी भाग करूंगा कितने से, 2.303 से, ठीक है। भाग का मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देखिए क्या होगा, जब मैंने भाग किया तो 2.303 से 2.303 कैंसिल हो गया, log बेस 10 के आ गया, 2.303 से भाग किया तो कैंसिल हो गया, log बेस 10 a आ गया, और माइनस अब यहां मैंने भाग किया 2.303 से, तो नीचे आ जाएगा, भाग किया ना 303 r इंटू टी। तो ये इस रूप में, ये भी कायगा आरएमएस समीकरण का एक परिवर्तित रूप है। अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो दिस इज आरएमएस ओरिजिनल इक्वेशन, लॉग लेने के बाद इसका रूप ये आ जाएगा। एक और परिवर्तन हम इसका देखते हैं, या चलो मैं इसे यहाँ लिखता हूँ कि समानुपाती एक्सपोनेंशियल अपॉन RT, और मैं इसे यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखिए एक और फार्मूला, इसी का परिवर्तित रूप आरएमएस समीकरण को, जैसा कि हमने देखा दो रूपों में यूज कर सकते हैं, इस रूप में यूज करेंगे, लेकिन सब फार्मूले में इस रूप में यूज करते हैं। एक और परिवर्तन रूप होता है, अगर यदि ताप को T1 से चेंज करके कहा T2 ले जा रहा है, ताप को चेंज कर रहे हैं, पहले ताप T1 ताप T2 कर दिया, तो डेफिनेटली ताप बदलेगा तो वेग स्थिरांक भी बदल जाएगा, और वेग स्थिरांक K1 से परिवर्तित होकर कितना हो गया, T2 हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मैं इसे समीकरण नंबर 1 देता हूं, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में ये कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं, मतलब समीकरण नंबर 1 में ताप मैं T1 लगा देता हूं और वेग स्थिरांक K1 लगा देता हूं। तो यहां पर देखिए log बेस 10 K नहीं रहेगा, इस कंडीशन के लिए क्या होगा बताइए मुझे, log बेस 10, ठीक है ना। अब K की वैल्यू क्या हो गई है, K1, log बेस 10
इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट है। माइनस EA पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2.303 R से भी कोई लेना नहीं है। लेकिन अब जो T की वैल्यू क्या हो चुकी है, T1। ये बात समझ में आ गई होगी। समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं इसे, है ना। K को आप T के स्थान पर अगर T1 करते हो तो इस तरह K की जगह पे K1 हो जाएगा। बस इतना सा चेंज किया, समीकरण बन गई दूसरी। अब मैं ताप T की जगह T2 करूंगा तो इस तरह K की जगह K2 हो जाएगा, समीकरण बन जाएगी तीसरी। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए क्या आएगा, log बेस tan K2, मतलब अब ये वाली कंडीशन, इस तरह K2 लेना है, ताप T2 लेना है, बराबर log बेस tan A, ये ऐसे ही रहने वाला है, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, माइनस EA ऐसे ही रहने वाला है, अपॉन 2.303 R, ये T की जगह अब क्या आ जाएगा, जब K की जगह K2 आया है तो T की जगह T2 आ जाएगा, समीकरण नंबर 3। दोनों का अंतर निकालना हो तो मैं समीकरण 2 से घटाने को बोलूंगा समीकरण 1 को। अब समीकरण 3 से 2 को, 3 से 2 को घटा रहे हैं, अंतर निकालना चाहते हैं हम इस वो समीकरण को ज्ञात करने जा रहे हैं जिससे हम भिन्न भिन्न तापों पर दिए गए वेग स्थिरांकों की आपस में तुलना करेंगे। तो समीकरण 3 से घटाना है, मतलब इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा और इसमें से ये घटेगा। समझ गए? समीकरण 3 से 2 घटाने का मतलब इसमें से इसे घटा दो, इसमें से इसे घटा दो, इसमें से इसे घटा दो। चलो घटा के दिखाता हूं। log बेस tan K2 माइनस क्या आ जाएगा, log बेस tan K1 आ गया, बराबर इसमें से इसे घटाएंगे, log बेस tan A माइनस log बेस tan A, दोनों सेम घटा दिए, माइनस ये तो ऐसे लिखा रहेगा क्या, EA अपॉन 2.303 RT2 माइनस, अब इसे घटाएंगे तो ये ऑलरेडी माइनस का है, घटाना है ना, इसे साइन लगाया, और माइनस का है क्या, EA अपॉन 2.303 RT1। ठीक है। अब आपने जैसे ये पढ़ा था ना फार्मूला, आपने क्या पढ़ा था भैया, देखो log, यहाँ पर लिख के चलो यही बता देता हूँ, मिटा दूंगा फिर मैं, log m बटा n बराबर हुआ करता है log m माइनस log n के। मतलब कोई संख्याएं अगर बटा में लिखी हुई हैं तो वो घटाने में चली जाती है, फार्मूला होता है मैथमेटिक्स का, m बटा log m अपॉन n बराबर log m माइनस n। इसका उल्टा भी सच है कि log m माइनस log n है तो हम उसे क्या लिख देंगे, log m बटा n। तो वही करना है आप, ये है आपका m ये है और n ये है, m ये है और n ये है, लिखा क्या हुआ है log m माइनस log n, तो मैं बेस 10 रहेगा, बेस से फर्क नहीं पड़ रहा, m बटा n, ठीक है, बेस 10 है, m माइनस n था तो m बटा n आ गया। अब ये दोनों संख्याएं सेम है तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलो, चलो एक लाइन और बढ़ाता हूं मैं, EA अपॉन 2.303 RT2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, EA अपॉन 2.303 RT1। समझना है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है कुछ, एक बार आप रखते अभ्यास कर लोगे काम आपका हो जाएगा। अब ये संख्या प्लस की और ये माइनस की, थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं, प्लस को पहले ले आते हैं, माइनस को बाद में। log बेस 10 K2 बटा K1 बराबर आ जाएगा EA अपॉन 2.303 RT1, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, माइनस EA अपॉन 2.303 RT2, ये वाला फॉर्मूला आ गया। चलिए इसे मैं मिटा देता हूं, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा से लिख लूंगा। इसका आप अभ्यास करिए, समझिए, चाहे तो कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि इस तरह का बहुत ज्यादा शॉर्ट नोट ही लिखने को आता है, इस पे आंकिक प्रश्न आते हैं, डेरिवेशन वगैरह इसका नहीं आता एग्जामिनेशन में। लेकिन भविष्य के लिए हमें सीखना चाहिए, इस उद्देश्य के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है, इससे चीजों को रटने से आप बचें, वरना इस फॉर्मूले को मैंने तो अपने जमाने में रट के ही काम चलाया था। चलिए करते हैं, क्या लिखेंगे भाई, log 10 K2 बटा K1 तो ऐसे ही रहेगा, बराबर
अब इसमें से कॉमन ले लिया EA/2.303R, तो EA/2.303R को जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 1/T1 माइनस यहां बचेगा 1/T2, तो ये 1/T1 माइनस 1/T2 इस तरह से आ जाएगा। और थोड़ा सा हल कर लेते हैं EA/2.303R, इसमें से हम लासा ले लेंगे T1 और T2, ठीक है। T1 से भाग करोगे T1 कैंसिल हो जाए, इस वाली संख्या से पहले इन दोनों का गुणनफल मैंने यहाँ पे लिख लिया, इन दोनों का गुणनफल। अब इस संख्या से मैं भाग करूंगा इसमें, तो T1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा T2 भी गुणा करूंगा 1 से, सेम प्रोसेस। अब T2 से भाग करूंगा इसमें, तो T2 कैंसिल, क्या बचेगा T1 की गुणा 1 से। लासा लेना आता होगा आपको, वो ये आ जाएगा। तो log बेस 10 K2 बटा K1, ये फार्मूला हमारा आ गया, जहां T1 पहला ताप और K1 पहला वेग स्थिरांक, T2 दूसरा ताप, K2 दूसरा वेग स्थिरांक। मतलब अगर दो अलग अलग तापों पर वेग स्थिरांक दिए हुए हैं, या एक ताप पर आपको वेग स्थिरांक दे दिया जाएगा, बोलेगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर K की वैल्यू ये है, आप 35 डिग्री सेल्सियस पर K की वैल्यू बताओ, ठीक है, उसकी वैल्यू। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे कि एक ताप पर वेग स्थिरांक दिया हो तो हम इस समीकरण की सहायता से किसी अन्य ताप पर वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। सक्रिय ऊर्जा पता होनी चाहिए, R कांस्टेंट होता है, सक्रिय ऊर्जा पता होनी चाहिए। पहला इस्तेमाल समझिए इसका कि अगर दो अलग अलग तापों पर T1 T2 पर वेग स्थिरांक K2 K1 दिए हैं तो सक्रिय ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। पहला काम, सक्रिय ऊर्जा की गणना भी कर सकते हैं। सक्रिय ऊर्जा पता है आपको और किसी ताप पर वेग स्थिरांक पता है, सक्रिय ऊर्जा आपको पता है, नोन है। ताप T1 पर वेग स्थिरांक K1 भी पता है, अब ताप T2 पर वेग स्थिरांक K2 का मान हम इससे निकाल सकते हैं। तो फार्मूला ये आपका ओरिजिनल निकल के आया। दूसरा कुछ देर पहले मैंने पढ़ाया था, क्या था भैया, वो लॉग है बेस 10 K बराबर क्या हुआ था, लॉग बेस 10 A माइनस EA/RT करके, ऐसे जो पढ़ा था मैंने, ठीक है। 2.303 RT करके ऐसे पढ़ा। तो अब चलिए देखते हैं इनका किस प्रकार से यूज करेंगे और इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं। दोनों फार्मूले आपने पढ़ लिए हैं इसके, अब इन फार्मूलों का हम इस्तेमाल सीखेंगे कि किस प्रकार से इनका प्रयोग आंकित प्रश्नों में किया जाए। अब ये जो आर्रहिनियस की समीकरण है, इसमें के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक हो गया, ए आर्रहिनियस फैक्टर कहिए, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कह सकते हो, प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कह सकते हो इसे। ये सक्रियण ऊर्जा हो जाएगी, आर गैस स्थिरांक है जिसकी वैल्यू जूल में लगाई जाती है 8.314, कैलोरी में 2 होती है वैसे। टी परम ताप है जो कि कैलोरी में लगाया जाएगा। आंकित प्रश्न करूंगा तो मैं बताऊंगा, न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी। मैं बताना चाहता हूँ एक स्लोप मेथड है ना, सरल रेखा ग्राफ। सरल रेखा क्या होती है, सरल रेखा समीकरण y बराबर हुआ करती है mx + c, ग्राफ विधि। हम ग्राफ विधि द्वारा भी सक्रिय ऊर्जा ज्ञात करेंगे आंकित प्रश्न हल करते समय। तो सरल रेखा समीकरण क्या होती है, y बराबर mx + c। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कैसे न्यूमेरिकल में इसका यूज करेंगे। तो दोनों की तुलना कर रहे हैं, तुलना में देखो यार ये क्या है, ये तो सही है, ये 2 पद है और ये 1 पद ये है, इसमें क्या है, ये तो करेक्ट हो गया, 1 पद, ये 1 पद ये है और ये 2 पद ये है। इसमें 1 पद पहले आ रहा है, 2 पद बाद में आ रहा है, इसमें 2 पद पहले आ रहा है, 1 पद बाद में। तो मैं इसके अनुरूप लिखना चाहता हूं, तो मैं समीकरण को ऐसे लिख लेता हूं c + mx, 1 पद, इसे हटा देता हूं समीकरण को, ठीक है। y बराबर mx + c लिखो या c + mx लिखो, एक ही बात है। क्यों लिखा, इसके अनुरूप लिखा, 1 पद के साथ 1 पद आना चाहिए, 1 पद के साथ 1 पद, और यहाँ पे 2 पद है, EA/2.303R 1 पद हो जाएगा, दूसरा पद है 1/T, तो यहाँ पर भी 2 पद है, एक m और एक x। तुलना करते हैं इससे, तो तुलना करने पर आप देखोगे कि y बराबर क्या आ रहा है, log बेस 10 के आ जाएगा। c बराबर क्या आ रहा है भैया, c बराबर आ रहा है log बेस 10 a के आ रहा है, और खासियत क्या कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। m बराबर क्या आ रहा है, m बराबर आ रहा है
ई ए अपॉन 2.303 आर के आ रहा है। अब बचता x, क्या बचा 1 अपॉन टी, x बराबर है 1 अपॉन टी, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। अब ग्राफ खींचना है मुझे y और x के बीच में। तो ग्राफ मेथड मुझे क्या बताएगी कि मैं एक दो अक्ष ले रहा हूं, एक x अक्ष और एक y अक्ष। y अक्ष पर मैं क्या ले लूं, ये y अक्ष दिखा रहा है कि y अक्ष पर मुझे क्या लेना है, y अक्ष पर करो y बराबर इतना, तो y अक्ष पर मुझे क्या लेना है, y अक्ष पर मुझे लेना है log बेस 10 k को कहां लेना है, y अक्ष पर लेना है। x अक्ष पर क्या लेना है मुझे, x अक्ष पर लेना है 1 अपॉन t को लेना है, ये वैल्यू हो गई 0, ठीक है। तो मैंने x अक्ष पर इसे ले लिया, y अक्ष पर इसे ले लिया और x अक्ष पर इसे ले लिया। अब जो स्लोप आएगा, जो ढाल आएगा वो ये होगा, स्लोप या ढाल क्या होगा, माइनस ई अपॉन 2.303 आ रहा। अब क्या क्या कंडीशन है देखिए, एक तो कंडीशन ये है कि मैं इस तरह से रेखा खींच दूं, तो ये क्या बता रही है, देखो यहाँ पे मैं नंबर्स लिख देता हूँ काल्पनिक, 10, 20, 30, 40 है ना, ये इमेजिनरी है समझाने के लिए, 10, 20, 30, 40। तो यहाँ पर क्या है, x अक्ष की वैल्यू कितनी है, सॉरी यहाँ पर मैं लिखूं तो x अक्ष की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू लगभग कितनी 12 बैठेगी। यहाँ पर क्या x की वैल्यू कितनी हो गई 20, तो y की वैल्यू 20। यहाँ पर x की वैल्यू 30, तो इसकी वैल्यू भी 30। यहाँ पर x की वैल्यू 40, तो y की वैल्यू भी 40। मतलब इस बिंदु से आप x अक्ष पर देखिए 10 दिख रहा है, यहाँ कितना दिख रहा है, लगभग 12 दिख रहा है। इस बिंदु से x अक्ष पे क्या है, लंब डालोगे तो 20 आएगा, y अक्ष पे क्या आएगा 20 आएगा। इस बिंदु से x अक्ष पर 30 आएगा, y पर भी 30 आएगा। मतलब जब ये रेखा क्या शो कर रही है कि x अक्ष की वैल्यू के साथ साथ y अक्ष की वैल्यू का मान, दोनों का मान बढ़ रहा है। तो इस तरह अगर हम रेखा खींचेंगे तो रेखा शो करती है कि x अक्ष पर जो राशि ली गई है वो बढ़ रही है और उसके साथ साथ y अक्ष की राशि भी बढ़ रही है। मतलब x अक्ष में वृद्धि के साथ साथ y अक्ष में वृद्धि हो रही है, तो इस तरह की रेखा प्राप्त होगी। दूसरा, अगर मैं इस तरह की लाइन खींच दूं तो ये क्या शो करेगा, देखिए नंबर्स लिखने का मकसद ये था कि कुछ आपकी समझ में आ पाए। डॉट्स भी मैं सीध में लगा रहा हूं थोड़ा ना, देखिए अब क्या शो कर रहा है, अब शो कर रहा है कि y की वैल्यू कितनी है 40 है, तो x की वैल्यू 10 है। अब देखो क्या हुआ, y की वैल्यू क्या हो गई 30 हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई लगभग 25। मतलब y की वैल्यू यहां पर कितनी थी 40, y की वैल्यू कितनी है 30, तो y की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। x की वैल्यू पहले कितनी थी 10, अब कितनी है 25, बढ़ रही है। मतलब एक अक्ष की वैल्यू बढ़ने के साथ दूसरे अक्ष की वैल्यू घट रही है, तो इस तरह की रेखा होगी। समझ में आ रही चीज। अगर अब क्या यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि x अक्ष का मान, x अक्ष की वैल्यू बढ़ रही है और y की घट रही है, तो अगर दोनों अक्ष की वैल्यू साथ साथ बढ़ रही है तो इस तरह की रेखा होगी। अगर क्या हो रहा है कि y की वैल्यू घट रही है, x की कांस्टेंट है, तो इस तरह की रेखा होगी। तो ग्राफ खींचने पर इस तरह की रेखा ही प्राप्त होती है। तो इस तरह की रेखा क्या शो कर रही है, आप समझिए कि ये रेखा क्या बता रही है कि 1/t का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इसका मान क्या हो रहा है, log k का मान क्या हो रहा है, ठीक है। अब उल्टा समझिए, अगर 1/t घट रहा है, इट मींस क्या है कि t बढ़ रहा है। यहां से मैं बोल सकता हूं 1/t बढ़ रहा है ना, देखो यहां से इधर x अक्ष पे हम आगे बढ़ेंगे तो काय की वैल्यू बढ़ रही है, 1/t की वैल्यू बढ़ रही है। तो 1/t की वैल्यू बढ़ती जा रही है, कब, जब हम x अक्ष पे आगे बढ़ रहे हैं। 1/t बढ़ रहा है तो t क्या होगा, घटेगा। तो ये ग्राफ शो कर रहा है समय क्या हो रहा है, घट रहा है, समय घट रहा है। अब समय घट रहा है तो समय घटने के साथ साथ क्या हो रहा है, देख रहे हो आप, बोलो भाई, k की वैल्यू भी क्या हो रही है, घट रही है। k की वैल्यू 40 थी, k की वैल्यू 30, k की वैल्यू 20, k की वैल्यू 10। तो ये ग्राफ शो कर रहा है कि समय जैसे जैसे 1/t का बढ़ने का मतलब है कि समय का घटना, समय का व्युत्क्रम है ना, 1/t की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब t की वैल्यू घट रही है। तो समय जैसे जैसे घटता जाएगा, 1/t बढ़ रहा है, समय घट रहा है, समय जैसे जैसे घटता जाएगा log k की वैल्यू भी घटती जाएगी, यानी कि log k की वैल्यू t पर निर्भर करती है। और इसका जो ढाल होगा, जो कि मैंने m माना था, इसका स्लोप हमेशा काय के बराबर होगा भैया। ये इसका जो ढाल है, देखो
वाई एक्स की वैल्यू मैंने वाई जो वाई के सामने लिखा था उसे वाई एक्स पे लिया, जो एक्स के सामने लिखा था मैंने उसे एक्स एक्स पे लिया, ठीक है। अब जो एम आया वो क्या है, स्लोप ढाल है, कितना आएगा माइनस ए अपॉन 2.303 आर। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे भी कह देता है कि x log k और 1/d के बीच ग्राफ खींचने पर जो स्लोप का ढाल है वो इतना आता है। तो ढाल की वैल्यू दे दी, मान लिया 5×10⁻³ सपोज कोई भी दे दी, ढाल की वैल्यू दे दी। तो जो ढाल की वैल्यू दे रखी है उसने एक्चुअली में वो वैल्यू किसकी है, 1 अपॉन 2.303 आर की वैल्यू। जो ढाल की वैल्यू दे रखी है वो E अपॉन 2.303 आर की वैल्यू है। यहाँ पर आप लगा दोगे अगर तो क्या होगा भैया, आर कांस्टेंट की वैल्यू लगाना, सक्रिय ऊर्जा का मान हम याद कर सकते हैं। तो ये सक्रिय ऊर्जा संबंधी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी। तो किस प्रकार से यूज करेंगे, तो अगर आपका सिर्फ समझने के लिए है, बहुत ज्यादा इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 सूत्र पहले बताए हैं, अब मैं कुछ जितने फार्मूले थे 2 मिनट लूंगा और सबकी समरी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इनकी जरूरत हमें अब कल से न्यूमेरिकल में पढ़ने वाली है। थ्योरी इज ओवर नाउ। और कुछ समस्या आएगी तो मैं आपके साथ हूँ, बीच बीच में आपकी समस्याएं हल करता रहूंगा। जो कुछ बताया जैसा बताया सब कुछ नोट्स में ऐसे लिखा हुआ है, पढ़ते रहिएगा। जो न्यूमेरिकल्स है, डेरिवेशंस है, उनकी प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी होगी, बेहतर होगा कि फिर कॉपी बना लें न्यूमेरिकल की, रफे करें जैसे भी आप उचित समझें। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है परीक्षा में उसकी मैं बात करूंगा। वो बात यह है कि वेग स्थिरांक की इकाई बहुत पूछी जाती है। वेग स्थिरांक के की इकाई, आप अनसॉल्व पेपर उठा के देखिए, क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, हर बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन लगा मिलता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, द्वितीय कोटि के लिए क्या होगी, तृतीय के लिए पूछता है, पूछ सकता है। तो वेग स्थिरांक की इकाई तो हम याद करते हैं, लेकिन याद करने के बाद भी भूल जाते हैं। वजह क्या है कि वेग स्थिरांक की इकाई शून्य कोटि के लिए अलग है, प्रथम के लिए अलग है, द्वितीय के लिए अलग है, तृतीय के लिए अलग है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं आपको बहुत सारी इकाइयां नहीं, मैं ट्रिक बताऊंगा छोटी सी। वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करने का फार्मूला, मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 से स्टार्ट किया, 1 - n, फिर उल्टा कर दो n-1 और सेकंड की पावर -1। अब अगर बोलता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई बताओ, कुछ नहीं करना, n की वैल्यू 0 लगा दो। 0 लगाओगे तो क्या बचेगा भैया, मोल। n की वैल्यू 0 लगा दोगे तो क्या बचेगा, पर लीटर, आ गई इकाई। अगर बोलता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, तो आपको केवल याद एक करनी, बस ये वाली, सारी इकाई याद करने की जरूरत नहीं है। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई निकालनी है, तो अब n की वैल्यू कितनी है, प्रथम कोटि की है, n की वैल्यू 1 लगाओ, 1 - 1 0। अब किसी संख्या की पावर 0 होगी तो वो संख्या 1 हो जाएगी, तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे n की वैल्यू 0 लगाई तो क्या आ गया, पर लीटर। देखो भाई n की वैल्यू 1 लगाऊंगा तो 1 - 1 0, खत्म हो गया। यहाँ 1 लगाया, 1 - 1 0, तो पावर 0 होने का मतलब ये भी 1 हो गया, पावर 0 का मतलब क्या बचा, पर सेकंड। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई पर सेकंड। अगर ये अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होती तो n का मान 2 लगा दो भैया, है ना। 2 लगाओगे तो 2 होगा माइनस का, है ना, और 1 होगा प्लस का, तो क्या आएगा, पर मोल आएगा। 2 लगाओ, 2 में से क्या 1, प्लस की 1 पावर बचेगी, तो लीटर पर मोल पर सेकंड आ जाएगा। ऐसे ही आप तृतीय कोटि के लिए भी, किसी भी कोटि के लिए तृतीय कोटि तक आप एक फार्मूला याद करना है, अब भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक की इकाई की गणना कर सकते हैं। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज जो परीक्षा में पूछी जाती है वो ये है, रिलेशन बिटवीन T½ एंड A, मतलब अभिक्रिया के अर्धायु काल और अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता में क्या संबंध होता है। आपको पता है ये संबंध निश्चित नहीं होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए संबंध अलग प्रकार का होगा, प्रथम कोटि के लिए अलग प्रकार का होगा, द्वितीय के लिए अलग प्रकार का होगा। तो यहाँ भी वही कंफ्यूजन, याद सब करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, लास्ट मोमेंट पे। तो आप बहुत सारे रिलेशन याद ना करें, आप एक याद करेंगे कि T½ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a⁻n-1। अब क्या है कि अगर आप शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ और A में रिलेशन लिखना चाहते हो तो n की वैल्यू 0 लगा दो, 0 - 1 मतलब -1, नीचे -1 है तो a की पावर नीचे आ गई -1,
ऊपर जाके +1, क्या निकल के आएगा रिलेशन, एक ही पावर, 0 लगाया ना आपने तो हमारे से +1 हो गया। शून्य कोटि की अपक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। अब अगर ये अपक्रिया कौन सी होती, प्रथम कोटि की होती, हम n का मान 1 लगाते, एक में से एक क्या होता, घटता 0 आता, एक की पावर 0 होती तो एक पूरा बंद हो जाता, मतलब फार्मूले में t½ तो बचता लेकिन ये गायब रहता ही नहीं। मतलब प्रथम कोटि की अपक्रिया में अर्धायुकाल का अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा से कोई लेना देना नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है। अगर n की वैल्यू 2 होती तो क्या करते हैं, अब n की वैल्यू इसमें 2 लगा दो भैया, 2 में से 1 घटाया तो क्या बचा 1, तो क्या बचा t½ एक की पावर 1 ये बचा। मतलब द्वितीय कोटि की अपक्रिया है तो अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से आप लोगों ने देखा, समय दिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग नोट्स, कल से हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे। नंबर मैंने फिर आपको एक बार बता देता हूँ, 9897 415 और 815। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप करेंगे इस पे मुझे, केमिकल काइनेटिक्स नोट्स लिख दीजिएगा, हिंदी में लिख देना, रासायनिक बलगत की नोट्स। मैं आपका नाम पूछूंगा ना पता पूछूंगा, कोई मेरे से लेना देना नहीं है, नो फर्दर रिक्वेस्ट। मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स के कंप्यूटराइज्ड नोट्स व्हाट्सएप कर दूंगा और उन नोट्स को आप आसानी से पढ़ सकते हैं, घर पे रह के तैयारी कर सकते हैं अपनी। तो ये हमारा पद्धति प्रोसेस चलती रहेगी, आप व्हाट्सएप करिएगा। और कल से हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। एक बार हम लोग सारे जितने भी सेशंस आपने देखे हैं उनका रिवीजन करिएगा, फार्मूले के साथ तैयार रहिएगा। फार्मूले में फिर यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, सबसे ज्यादा इस्तेमाल जरूरत पड़ेगी K.303, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस x। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फार्मूला 99% क्वेश्चन इसी पे आता है। दूसरा K बराबर 0.6932 अपॉन T½ इसमें से बच गया तो इस पे आता है। मतलब 90% पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं फार्मूले पे क्वेश्चन आ जाएगा, बाकी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। बाकी के सारे कोई न्यूमेरिकल जो है वो 10% चांसेस है, मैं वो भी आपको सारे कराऊंगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।